नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र पांडे और अक्षर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अपन ग्रामीण विकास के अंतर्गत नया टॉपिक लेकर आए हुए हैं और इस टॉपिक का नाम है सूचना के अधिकार, जो एडीओ के समेत दूसरी परीक्षाओं के लिए भी जिसमें भी सिलेबस है उसमें शामिल होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ये विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, तो उस लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण बनता है। तो आइए सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 को अपन शुरू करते हैं। मैंने आज का जो ये वीडियो होगा वो लगभग 3 पार्टों में होगा, यानी सूचना के अधिकार में हम सारे अनुच्छेदों को कवर करेंगे, जितने भी इसकी धाराएं हैं उनको कवर करेंगे। इसका जो पृष्ठभूमि है, इनके जो उद्देश्य है उनको भी अपन कवर करेंगे, सारी चीजों को अपन कवर करेंगे, यानी कोई भी पॉइंट अपन छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, इस अधिकार अधिनियम में कई बार इस तरह के भी सवाल बनते हैं कि कितनी धाराएं और कितने अध्याय है, कितनी अनुसूचियां हैं। तो सूचना के जो अधिकार अधिनियम है उस अधिनियम में 31 धाराएं, कितनी धाराएं हैं इसमें 31 धाराएं हैं, यानी 31 धाराओं में पूरे प्रावधानों के बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि कौन सी धारा में क्या व्यवस्थाएं होंगी, क्या निर्णय लिया जाएगा, कौन सी संस्था स्थापित किया जाएगी, उसके लिए कौन कौन से अधिकारी होंगे, कितना खर्च किया जाएगा, अपील कैसे किया जाएगा, दंड कैसे दिए जाएंगे, इन सारी चीजों के बारे में हमने 31 धाराएं पढ़नी है, यानी 31 धाराओं में उसका उल्लेख किया गया है। तो 31 धारा याद रखिएगा। इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? 31 धाराएं। कुल अध्याय जो 31 अध्याय 31 धाराएं हैं, उन धाराओं को का विभाजन 6 अध्यायों में किया गया है, यानी अलग अलग 6 पार्टों में उसको बांट दिया गया है उनकी प्रकृति के आधार पर। तो इसमें अध्याय कितने? 6 अध्याय। अनुसूचियां वो होती हैं जो अधिनियम में अतिरिक्त रूप से जोड़ी जाती है, जैसे शपथ हो गया, कोई प्रतिज्ञान हो गया, या कोई और भी व्यवस्थाएं जो व्यवस्थाएं कहानी दी जा चुकी हैं, उनकी धाराओं में जो व्यवस्था नहीं दी गई है उनको अतिरिक्त रूप से अनुसूचियों में जोड़ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में 2 अनुसूचियां भी रखी गई हैं जिसमें शपथ वगैरह का भी उल्लेख किया गया है। इसके बारे में भी आगे अपन पढ़ेंगे। जो ये एक प्रकार का अधिनियम है, सूचना का अधिकार अधिनियम है। अधिनियम कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कोई ऐसा कोई प्रावधान जो लोकसभा में पारित किया जाए, राज्यसभा में पारित किया जाए और तत्पश्चात राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाए, तो अपन उसको किस रूप में माने जाते हैं? अधिनियम के रूप में हम उसको स्वीकार करते हैं, एक्ट रूप में स्वीकार करते हैं। तो ये जो अधिनियम पारित हुआ है लोकसभा में, राज्यसभा में जो पारित हुआ, वो 11 मई 2005 को क्या हो गया? पारित हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पारित का डेट कौन सा है? 11 मई 2005 है। कई बार इसको पूछ लेता है। और दूसरा डेट याद रखिएगा, ये जो लागू हुआ वो 12 अक्टूबर 2005 को हुआ है। कई किताबों में मैंने देखा कि कुछ प्रावधान जो है 15 जून जो है 2005 में ये क्या कर लिए थे? पारित कर लिए थे। उससे कंफ्यूजन बढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में न रहे। अगर आपसे पूछे कि ये इसका प्रावधान कब लागू किया गया, तो स्पष्ट तौर पर है कि 12 अक्टूबर 2005 को ये इसके प्रावधान क्या कर दिए गए? लागू कर दिए गए। और पारित कब हुआ? 11 मई 2005 को। और मई में ये पारित हुआ था और लागू कब हुआ है? अक्टूबर में ये लागू कर लिया गया। लागू तब मान लिया जाता है किसी भी एक्ट को जब वो राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात, यानी राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात गजट में प्रकाशित किया जाता है, यानी सरकारी पत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है, तब उसे देशवासियों के लिए लागू मान लिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका लागू डेट क्या होगा? 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण भारत में क्या हो गया? लागू कर दिया। इससे पहले कि अपन पूरे सूचना के अधिकार अधिनियम को पढ़ें, उससे पहले हम इसके जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर सूचना का अधिकार अधिनियम बना कैसे, सूचना का अधिकार अधिनियम बनने का वो व्यवस्था कैसी थी, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहली बात है कि जो जानने का अधिकार है वो शुरुआती दौर में जब संविधान का निर्माण किया गया, तो जो जानने का अधिकार है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया गया था, नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं दिया गया था। मगर जो देश की व्यवस्थाएं चलती हैं या जो देश में जितने भी विकास कार्य संपादित किए जाते हैं, उन कार्यों का संचालन जो जनता के पैसे से ही संचालन किया जाता है। और जो पैसे देते हैं, यानी जो टैक्स पेयर होते हैं, उनको देश के जो कार्यों के बारे में, उनके विकास कार्यों के बारे में या विभिन्न प्रावधानों के बारे में जानने का पूरा अधिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में भारत के नागरिकों को जानने का अधिकार नहीं था, मगर जो टैक्स पेयर थे उनके प्रतिनिधियों को जानने का अधिकार था। यानी कि नेताओं को, जो सांसद थे, जो विधायक थे, वो लोकसभा में या विधानसभा में या विधानमंडल में सवाल पूछ सकते थे और जनता को उन अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही क्या मिलता था? जानकारी प्राप्त हो सकती थी। मगर हमारे प्रतिनिधि तो बढ़ चढ़कर भी होते हैं, तो इसलिए हमारे प्रतिनिधियों ने धीरे धीरे भ्रष्टाचार करना जारी रखा और जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने तय किया कि प्रश्न लेकर, यानी पैसे लेकर प्रश्न पूछें और जानकारी हासिल करें। जनता के हित के बारे में लोगों ने विचार करना बंद कर दिया।
लेकिन जनता के कुछ जो समाज सेवी लोग थे, उन लोगों ने इसके संदर्भ में क्या हुआ, आवाज उठाई और अनंतर सुप्रीम कोर्ट में एक केस दायर किया गया 2001 के आसपास, 2001 के आसपास। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को, चूंकि टैक्स पेयरों को जानने का अधिकार है, यानी हर जो व्यवस्थाएं जो भारत में भीतर संचालित की जा रही हैं और जो व्यवस्थाएं टैक्स पेयर के पैसे से संचालित की जा रही हैं, तो ऐसे प्रावधानों को जनता को भी जानने का अधिकार है। केवल जनता के प्रतिनिधि ही जाने ये जरूरी नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 19(1) के तहत जो वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इस अधिकार के तहत दिया गया है 19(1) में, उसके तहत इसको एक मूल अधिकार घोषित कर दिया। तो कई परीक्षाओं में सवाल भी पूछा गया है कि सूचना का अधिकार क्या है, कैसे, किस प्रकार का अधिकार है। तो कई बार आंसर भी लिया हुआ है कि वो एक प्रकार का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यानी 19(1) के तहत, आर्टिकल 19 मूल अधिकारों के 19(1) के तहत इनके अधिकारों के समकक्ष माना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों के या पूरे संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने जो जानने का अधिकार है, यानी सूचना का जो अधिकार है, जानना और सूचना लगभग एक ही है, तो जो जानने का अधिकार है उसको, न कि सूचना के अधिकार को, तो जानने के अधिकार को 19(1) के तहत क्या माना, मौलिक अधिकारों के समान मान लिया। मगर सरकार को बीच में क्या दिए, निर्देश भी दिए कि इसके संदर्भ में वो कानून बनाए। सर्वप्रथम सूचना के अधिकार के बारे में पहला जो कदम उठाया गया वो वाजपेयी सरकार द्वारा 2002 में कदम उठाया गया। वाजपेयी सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो 2002 में लाया गया, ये लोकसभा में पारित करवाया गया, मगर बीच में ही लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई। और जब कभी लोकसभा भंग हो जाती है और राज्यसभा में पारित नहीं होता है या राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, तो वो उस जो विधेयक होता है उसको क्या मान लिया जाता है, उसको निष्क्रिय मान लिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में वाजपेयी सरकार द्वारा जो 2002 में जो सूचना का अधिकार लाया गया था, जो विधेयक लागू करवाया गया था, यानी विधेयक पारित करवाया गया था, वो कैसा हो गया, डिफ्यूज कर दिया गया, उसे समाप्त कर दिया गया और जो ये प्रोसेस था वहीं पर क्या हो गया, बंद हो गया। नए चुनाव हुए और नए चुनाव के बाद लेकिन सरकार ने नए चुनाव में ध्यान देना बंद कर दिया। तो ऐसी स्थिति में सन 2005 में समाज सेवी अन्ना हजारे और उनके कुछ सहयोगियों ने मिलकर सूचना के अधिकार अधिनियम लाने के लिए या लागू करवाने के लिए आंदोलन किया। और जब सूचना के अधिकार आंदोलन के लिए आंदोलन किया तो सरकार उसके प्रति थोड़ा गंभीर हुई, संजीदा हुई और 12 अक्टूबर 2005 को, ये जो 11 मई 2005 को क्या कर दिया गया, इसे पारित कर दिया गया और बाद में 12 अक्टूबर 2005 को क्या कर दिया गया, इसे एक संवैधानिक प्रावधान या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में लागू कर दिया गया। अब यहां पर समझना जरूरी है कि वर्तमान में जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, क्या वो मौलिक अधिकार है या किसी अन्य प्रकार का अधिकार है। तो सारे अधिकारों की परिभाषा आप समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिनियम है। असल में जिन चीजों का उल्लेख मूल अधिकारों में, यानी आर्टिकल 12 से लेकर, संविधान के आर्टिकल 12 से लेकर 35 में जिनका उल्लेख किया हो जाता है, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया। यानी भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो प्रावधान है, वही प्रावधान केवल आते हैं मूल अधिकारों की श्रेणी में। तो चूंकि सूचना अधिकारों को समकक्ष माना गया था, बल्कि सूचना के अधिकार हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है, इसलिए वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, समकक्ष जरूर माना गया था उस समय। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत संवैधानिक अधिकार उसको कहते हैं कि संविधान के किसी पार्ट में हो और संविधान के किसी पार्ट के तहत उसके ऊपर एक कानून का निर्माण कर दिया जाए, एक अधिनियम का निर्माण कर दिया जाए या एक्ट का निर्माण कर दिया जाए, तब वो एक प्रकार का कैसा अधिकार बन जाता है, कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बन जाता है। तो अब सूचना का अधिकार आपका मौलिक अधिकार न होकर एक प्रकार का विधिक या कानूनी अधिकार हो गया है और उसको संवैधानिक अधिकार के रूप में मान्यता मिली हुई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो वर्तमान में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो जब तक आपसे मतलब पहले ऑप्शन पर आपको ये लेकर चलना है कि पहले विधिक और कानूनी अधिकार लेकर चलना है, दूसरे नंबर पर ही आपको ये लेकर चलना है कि संवैधानिक अधिकार, और तीसरे नंबर पर फिर कोई ऑप्शन ना दिखे तो मौलिक अधिकार आप ले सकते हैं। वरना पहले ऑप्शन में आपको क्या लेना है, विधिक या कानूनी अधिकार के रूप में, क्योंकि इसके लिए एक्ट का निर्माण सरकार द्वारा किया जा चुका है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 12 अक्टूबर 2005 के बाद, यानी 12 अक्टूबर 2005 से पहले ये जरूर मौलिक अधिकारों के समकक्ष था, मगर 12 अक्टूबर 2005 के बाद जब इसके लिए कानून का निर्माण किया जा चुका है, तब ये बन चुका है क्या, एक विधिक या कानूनी अधिकार बन चुका है। ठीक है। अब जब कोई अधिनियम पेश किया जाता है या कोई अधिनियम पारित किया जाता है तो किसी न किसी उद्देश्य से पेश किया जाता है। अब सूचना का अधिकार जो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, उसका उद्देश्य क्या रहा है? तो पहला उद्देश्य रहा है हमारा पारदर्शिता। पारदर्शिता का मतलब है कि जो
विकास कार्यों में या सरकार के जितने भी कार्य होते हैं या सरकारी क्षेत्र के जितने भी जो सरकार द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रों में, क्योंकि सरकार द्वारा जो वित्त पोषित क्षेत्र होंगे उनमें जनता का पैसा लगा हुआ है, तो अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो जनता में असंतोष की भावना पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पारदर्शिता के लिए यानी दोनों तरफ साफ दिखाई देने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, इसका पहला उद्देश्य था पारदर्शिता। दूसरा था जन उत्तरदायित्व। जब जनता को किसी भी मामले की जानकारी होगी और जो जनता के प्रतिनिधि होंगे वो जनता के धन का इस्तेमाल करते हैं तो उनके प्रति उत्तरदायित्व की भावना भी होनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में जन उत्तरदायित्व इसका दूसरा उद्देश्य रहा है। तीसरा उद्देश्य रहा है कि आम जनता तक सूचना की आसान पहुंच। जनता पहले अपने नेताओं यानी जनप्रतिनिधि पर डिपेंड रहा करती थी सूचनाओं के लिए, अब जनता को आसान सूचना तक आसान पहुंच उपलब्ध कराने के लिए यह अधिनियम का निर्माण कर दिया गया है। फिर शासन की गतिविधियों में जन भागीदारी। लोगों को अगर पता होगा कि कार्य कौन से हो रहे हैं, कितने कार्य हो रहे हैं और उनमें कितना फंड उपयोग किया जाना है, तो जनता भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएगी। किस तरीके से, जैसे सामाजिक अंकेक्षण भी एक जन भागीदारी का एक प्रतीक माना जाता है कि सामाजिक यानी सोशल ऑडिट के रूप में भी क्या कर सकते हैं, वो भागीदारी कर सकते हैं। तो शासन की गतिविधियों में जन भागीदारी उपलब्ध हो सके, जनता खुद भी इन्वॉल्व हो सके, इसके लिए इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता। लोकतांत्रिक संस्था का कहने का मतलब यह है कि कोई आयोग, कोई ट्रिब्यूनल या कोई जो है सरकारी संस्थाएं, कोई थाना, कोई सरकारी स्कूल या कोई कॉलेज, कोई संस्थाएं, कोई भी संस्थाएं जो सरकार द्वारा वित्त पोषित हो, उन लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता, अगर जनता उनसे सवाल पूछती रहेगी तो निश्चित तौर पर वो कार्य करने के लिए प्रेरित भी होते रहेंगे और ज्यादा बेहतर कार्य यानी ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस या ज्यादा उत्पादन वो दे पाएंगे। इसलिए कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए भी इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। इसके अलावा भ्रष्टाचार को कम करना। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे नेता हुआ करते थे, कई बार भ्रष्टाचार यानी पैसे लेकर प्रश्न पूछ लिया करते थे, तो इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी इस अधिनियम का निर्माण किया गया है। तो कई बार कूट में सवाल पूछ सकता है कि इसका उद्देश्य क्या रहा है, तो पारदर्शिता को बढ़ाना, जन उत्तरदायित्व को बढ़ाना, आम जनता तक सूचना की पहुंच को आसान करना, शासन की गतिविधियों में जनभागीदारी करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता को बढ़ाना और भ्रष्टाचार को कम करना, क्योंकि भ्रष्टाचार से मुक्त हुआ ही नहीं जा सकता है, तो भ्रष्टाचार को कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। अब हम विभिन्न क्षेत्रों के धाराओं के बारे में देखते हैं। तो यहां तक आपको मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूं। इसमें कुल जो धाराएं हैं वो 32 हैं, कुल अध्याय 6 हैं, कुल अनुसूचियां 2 हैं। पारित कब हुआ? 11 मई 2005 को और लागू कब किया गया? 12 अक्टूबर 2005 को। पहला जो इसका मतलब प्रयास जो किया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया गया था, किस आर्टिकल के तहत? 19(1) के तहत। फिर वाजपेयी सरकार ने पहला प्रयास किया 2002 में, लेकिन ये असफल हो गया और लोकसभा भंग हो जाने की वजह से खत्म हो गया। फिर किस समाजसेवी का इसमें योगदान है? तो ध्यान रखिएगा, अन्ना हजारे का इसमें योगदान काफी है और उनकी टीम का। इनमें अरविंद केजरीवाल भी शामिल है। फिर 12 अक्टूबर 2005 को यह वर्तमान में लागू कर दिया गया। वर्तमान में किस प्रकार का अधिकार है? तो एक संवैधानिक अधिकार या विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में। उद्देश्य क्या है? तो पारदर्शिता है, जन उत्तरदायित्व है, आम जनता तक सूचना की पहुंच है, शासन की गतिविधियों में जन भागीदारी है, फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्यकुशलता है और भ्रष्टाचार को कम करना इसका उद्देश्य रखा है। अब अपन 31 की 31 धाराओं पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। उसमें कुछ एक धाराओं को हमने क्या कर दिया? हटा दिया, जो आपके लिए जरूरी नहीं। बाकी जो जरूरी धाराएं हैं, अधिकतम धाराएं, हम उनकी चर्चा जरूर करेंगे। तो सबसे पहले धारा नंबर 1। तो जितने भी अधिनियम होते हैं, जितने भी एक्ट होते हैं, उनका धारा नंबर 1 और धारा नंबर 2 हमेशा निश्चित होता है। धारा नंबर 1 में जो है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिया होता है और धारा नंबर 2 में हमेशा परिभाषा वाला खंड होता है। तो धारा नंबर 1 में इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वही है जो इस अधिनियम का नाम है, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005। यही उसका संक्षिप्त नाम है, इससे अलावा और कोई संक्षिप्त नाम नहीं। कहां लागू है? तो यह संपूर्ण भारत में लागू है। पहले कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, मगर 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को समाप्त कर दिया गया, तब से यह माना जाने लगा कि जो जम्मू कश्मीर है और उसको एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तब से 31 अक्टूबर 2019 से भारत के सारे कानून, अगर उनमें लिखा हो तब भी और नहीं लिखा हो तब भी, सारे के सारे कानून क्या मान लिए जाते हैं? जम्मू कश्मीर पर लागू मान लिए जाते हैं। तो वर्तमान में यही ध्यान रखिएगा कि ये संपूर्ण भारत पर क्या है? लागू। ये भारत के किसी भी क्षेत्र में। धारा नंबर 2 परिभाषा खंड बताया गया है। तो आजकल कई बार सवाल पूछे जाते हैं कि परिभाषा खंड कौन से परिभाषा खंड में कौन सा परिभाषा दिया हुआ है, वो मैंने लिख दिया है, इसको आपको याद करना है। जैसे जो समुचित सरकार की जो परिभाषा है वो धारा नंबर 2 क में दिया हुआ है। धारा नंबर 2 क में क्या दिया गया है? समुचित सरकार। समुचित सरकार का मतलब क्या होता है? केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो भी उचित हो,
जिन परिस्थितियों में जो भी सरकार उपस्थित हो और जो भी कार्य करने के लिए उपलब्ध हो उसे समुचित सरकार के रूप में परिभाषित किया गया है। तो धारा नंबर 2 ख में क्या बताया गया है? केंद्रीय सूचना आयोग। धारा 2 ख में क्या बताया गया? केंद्रीय सूचना आयोग। केंद्रीय सूचना आयोग कहने का मतलब है इस अधिनियम के यानी सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के धारा नंबर 12 में गठित जो संस्था होगी उसे हम केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। और धारा नंबर 2 में क्या बताया गया? केंद्रीय सूचना अधिकारी। केंद्रीय सूचना अधिकारी होगा वो अधिकारी जो केंद्रीय सूचना आयोग में कार्य करता हो और सूचना देने के लिए प्रतिबद्ध हो, उस व्यक्ति को केंद्रीय सूचना अधिकारी कहा जाता है। धारा 2 में मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बताया गया है जो केंद्रीय और राज्य दोनों में मुख्य पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, यानी राज्य सूचना आयोग या राष्ट्रीय सूचना आयोग में मुख्य पदाधिकारी के रूप में कार्य करता है, उसे मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में परिभाषित किया गया है। सक्षम प्राधिकारी, हम इनकी परिभाषा को और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं जरूरी में, अभी शॉर्ट बस देख लीजिए। 2 अंगा में बताया गया सक्षम प्राधिकारी। सक्षम प्राधिकारी उस व्यक्ति को कहा जाता है जो सूचना देने के लिए उपयुक्त हो, जो भी सूचना उपलब्ध करा सके वो सक्षम प्राधिकारी है। 2 में सूचना दिया गया। सूचना मतलब ऐसी कोई सूचना जो लिखित हो, अलिखित हो, कंप्यूटर में सूचना हो, किसी पांडुलिपि में हो, किसी दस्तावेज में हो, जिसकी जो किसी लोक प्राधिकारी के पहुंच के भीतर हो, उसे सूचना के रूप में दिया गया है। तो ये वेरी आईएमपी है, ये धारा नंबर 2 में बताया गया है। 2 छोड़ दीजिए। 2 में लोक प्राधिकारी के बारे में बताया गया है। लोक प्राधिकारी कहने का मतलब है कि कोई भी विधानसभा या कोई भी लोकसभा, राज्यसभा या संसद या जो है विधानमंडल द्वारा कोई नियुक्त अधिकारी लोक प्राधिकारी कहलाएगा। फिर धारा नंबर 2 में बताया गया अभिलेखों के में। अभिलेख में का मतलब है कोई लिखित दस्तावेज हो, कोई वीडियो हो, कोई फोटोग्राफी हो, कोई सैंपल हो, सब अभिलेख के अंतर्गत आते हैं। इसकी परिभाषा आगे देखेंगे। 2 में बताया गया सूचना का अधिकार, जो मूल अधिकार है। सूचना के अधिकार की परिभाषा 2 में बताया गया, धारा 2 में बताया गया है, ये भी ध्यान रखना है। 2 में बताया गया है राज्य सूचना आयोग, जो धारा 15 के द्वारा गठित किया जाएगा, इसको भी ध्यान रखना है। और 2 में बताया गया है तीसरा पक्षकार। तीसरा पक्षकार का मतलब होता है एक सूचना देने वाला और एक होता है सूचना लेने वाला, ये 2 पक्ष हुए। तीसरा पक्षकार कहने का मतलब है कि जो किसी कोई इन तीनों से अन्य हो, किसी न सूचना देने वाला हो और न ही कोई सूचना लेने वाला हो। तो आप इसको क ख ग घ ये सब धारा 2 क 2 ख 2 ग इसके आधार पर याद कीजिएगा, क्योंकि इससे अगर कुछ में क्वेश्चन बनता है या कठिन क्वेश्चन बनते हैं तो यहां से क्वेश्चन आने संभव है, और इन क्वेश्चनों को इन्हीं पैटर्न पर अगर आप पढ़ेंगे तभी आपसे क्या हो पाएगा, वो क्वेश्चन बन पाएंगे। तो 2 क में समुचित सरकार, 2 ख में केंद्रीय सूचना आयोग, 2 ग में केंद्रीय सूचना अधिकारी, 2 घ में मुख्य सूचना आयुक्त, 2 अंगा में सक्षम प्राधिकारी, 2 च में सूचना जो वेरी आईएमपी है, 2 ज में लोक प्राधिकारी, 2 झ में अभिलेख, 2 इ में सूचना का अधिकार, ये भी वेरी आईएमपी है, 2 ट में राज्य सूचना आयोग, ये भी वेरी आईएमपी है, और 2 अढ़ा में तीसरा पक्षकार, ये भी वेरी आईएमपी है। तो इनको इसी क्रम में याद कर लीजिएगा। ये जो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये मेरे ख्याल से 2 या 3 या 4 वीडियो में, कोशिश करूंगा मैं कि 3 वीडियो में समाप्त हो जाए, मगर मिनिमम इसके 3 वीडियो जरूर बनेंगे। तो आप एक के बाद एक कंटिन्यू देखिएगा। आज ही सारे वीडियो डाल दिए जाएंगे, आज ही वीडियो सारे रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और किसी तरह का कोई समस्या हो तो कमेंट करके सवाल पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।